नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और आज बात राजनीतिक रूप से इस देश के सबसे सक्रिय राज्य बिहार की होगी, जहां नए नवेले सम्राट ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। यानी सदन में जो बहुमत हासिल करने की बात होती है, तो बहुमत तो है ही उनके पास, 201 विधायक है उनके पास। वोटिंग की नौबत नहीं आई, विपक्षी दल ने वोटिंग मांगा नहीं, वोटिंग करवाया नहीं गया, तो ध्वनि मत से जो है वो सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। और विपक्ष बिल्कुल हताश नजर आ रहा है। अब खबर दो तीन तरीके से आ रही है। जनता दल यूनाइटेड के दोनों उप मुख्यमंत्री नीतीश का गुणगान करते रहे। सम्राट चौधरी नीतीश और मोदी में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए नजर आए विधानसभा में बोलने के दौरान। और वो बार बार जो है वो अमित शाह और नितिन नवीन का भी नाम लेते हुए नजर आए। जिक्र लालू यादव का भी हुआ, और जिक्र इस बात का भी हुआ कि किसने किस पर अत्याचार किया, और जिक्र इस बात का भी हुआ कि बिहार का खजाना खाली है। और इस बीच जो नाराज बताए जा रहे हैं विजय सिन्हा, वो दौड़े दौड़े भागे भागे आए, बड़ी मुश्किल से आगे वाली पंक्ति में एडजस्ट करके बैठे। लोग समझ गए होंगे कैसे बैठे। तो कब तक रहेंगे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री? कब तक उन्हें नीतीश का आशीर्वाद मिलता रहेगा? और जब सरकार अपनी है तो ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि निशांत कुमार पूरे बिहार की यात्रा पर, पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों की यात्रा पर निकलने वाले हैं? पिता और पुत्र नीतीश और निशांत के दिमाग में क्या चल रहा है? और इस बीच एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं। क्या लालू यादव के परिवार में अब तेजस्वी यादव को घर बिठाने की बात पर चर्चा हो रही है? मैं बिल्कुल सही है, चौंकाने वाली खबर लेकर सामने आया हूं कि क्या अब लालू यादव को भी लग रहा है कि अगर उन्होंने तेजस्वी को नहीं हटाया तो परिवार तो पहले ही टूट गया है, पार्टी भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले तेज प्रताप किससे मिले थे? प्रशांत किशोर से। और प्रशांत किशोर वो नेता है शिव जी, जब नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी का गठबंधन हुआ था, ऐतिहासिक जीत मिली थी उस गठबंधन को, जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन को, प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार थे। बिहार की राजनीति कैसे बदलती हुई नजर आ रही है, और किसी को खत्म नहीं समझना चाहिए। 1995 में नीतीश कुमार बुरी तरह से हार गए थे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, 7 या 8 सीटें आई थी शायद उनकी पार्टी को, जब संयुक्त बिहार हुआ करता था। लेकिन उसके बाद वो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो क्या तेज प्रताप के दिन आने वाले हैं? इस पर विस्तार से हम लोग विश्लेषण करेंगे इस स्टोरी में, और बहुत संक्षेप में एक एक करके तथ्यों को सामने रखेंगे। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी अपने शानदार अंदाज में करेंगे। जी शिव जी। बिहार में सत्ता नीतीश के नाम पर बीजेपी ने जनता से गुमराह करके ले ली। बार बार अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने तो अपने पत्ते खुले रखे कि समय आने पर हम तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक बार भी अमित शाह और मोदी ने ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मौका लगा, नवंबर में नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ, मार्च में बोरिया बिस्तर बांध दिया, मार्च करा दिया दिल्ली के लिए। दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से लौटे, तब से कुछ अलग थलग से है, क्योंकि नायडू भी परेशान है। नायडू भी अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाकर केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। इधर नीतीश पैदल हो गए हैं। अब नीतीश दिल्ली की राजनीति करने में सक्षम हो गए राज्यसभा के जरिए। पहले वो विधान परिषद सदस्य थे तो वो केवल बिहार की राजनीति तक सीमित थे। राज्यसभा का कब चुनाव होगा, राज्यसभा में कैसे वो जाएंगे, अब वो परिपक्व हैं दाव खेलने के लिए। और नीचे तो वो जिस दिन जाएंगे उस दिन सत्ता परिवर्तन का खेल कर देंगे नीतीश के हाथ में। अगर दिल्ली में गोटियां सही बैठती हैं तो पूरे देश की राजनीति भी बदल सकती है। बंगाल हार जीत तय करेगी देश की दिशा और दशा। लेकिन जो आप बिहार में बता रहे हैं, आज मैं तेजस्वी का भाषण सुन रहा था, कह रहे थे कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बन गए। सम्राट जी ने अपनी पगड़ी खोली, केस मुड़ा दिया, और उसके बाद नीतीश को कुर्सी से भी बेदखल कर दिया, शपथ भी ग्रहण कर ली और आ गए। लेकिन अपनी पगड़ी जरा संभाल के रखिएगा। विजय सिन्हा की निगाह है पगड़ी पर, कब बांध के आ जाएं आपके सामने कि जब तक आप नहीं हटोगे तब तक हम भी मुरैठा खोलने वाले नहीं है। जब मुरैठा ही खोल के मुख्यमंत्री बनना है तो विजय सिन्हा भी तो मुरैठा बांध सकते हैं। विजय सिन्हा का आपने देखा दुख दर्द भी सामने आया।
अब सवाल यह है संतोष जी, क्या इस बदलाव के बाद, आरजेडी के हार के बाद, क्या लालू परिवार आरजेडी की कमान तेजस्वी की जगह तेज प्रताप को सौंप सकता है? सवाल यह है, जनता भी जानना चाहती है। देखिए बिल्कुल सिर जी, और जब आज सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार विधानसभा में बोलने के लिए खड़े हुए तो मुझे ओम बिरला की याद आ गई। अब चौंकिएगा मत, बिहार विधानसभा के स्पीकर के पद पे ओम बिरला नहीं बैठे थे, लेकिन जब सम्राट चौधरी ने बोलना शुरू किया, आदरणीय श्रद्धेय श्री श्री लगा के नरेंद्र मोदी का नाम लिया, फिर कुछ आगे श्री श्री आदरणीय संबोधक टाइप लगा के नीतीश कुमार का नाम लिया, फिर कुछ आगे पीछे लगा के नितिन नवीन का नाम लिया, फिर कुछ आगे पीछे लगा के उन्होंने अमित शाह का नाम लिया। तो मुझे याद आ गया ओम बिरला का, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद बोल रही थी महिला, तो उन्होंने ओम बिरला ने कहा था, कह रहे ये जो इतने नाम जो लेते हैं ना, उनका नाम लेने के बजाय सीधे मुद्दे पे आ जाएंगे तो सदन का समय बचेगा। तो मुझे वो याद करके हंसी आ गई। लेकिन सम्राट चौधरी जवाब जो दे रहे थे, आज एक चीज बड़ी जबरदस्त थी, उन्होंने हाफी डेविड को एफिडेविट बोला है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सुधरा है सिर्फ, ये तो क्रेडिट देना चाहिए हमें। अब क्या क्या रहा, उन आरोपों पर क्या जवाब दिया वो अलग बात है, लेकिन एक दिलचस्प बात मैं बताना चाहूंगा, कहां तेजस्वी यादव चूक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे तेजस्वी यादव के दिलो दिमाग पर कोई भारी बोझ है, वो उस तरह से सामने नहीं आ पाते जो उनकी शुरुआती दौर की आदत हुआ करती थी, या जो लालू यादव का जो स्टाइल हुआ करता था। आज सम्राट चौधरी जवाब देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जो अपनी बहन का भी सम्मान नहीं करते उन्हें दूसरों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझ पर व्यक्तिगत हमले करेंगे तो मुझसे भी जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, सम्राट चौधरी ने रोहिणी आचार्य वाले प्रसंग का जिक्र करते हुए कहा। लेकिन बहन, नाराजगी भाई से है, माँ बाप से नाराजगी नहीं है। जैसे ही सम्राट चौधरी का भाषण खत्म हुआ शिव जी, रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि यादव परिवार में क्या कुछ नया सोचा जा रहा है। और राबड़ी देवी जो जिद पर अड़ी हुई है कि किसी भी तरह से आप दोनों बेटे को साथ रखिए, क्या लालू यादव को फैसला करना होगा कि पार्टी को बचाने के लिए उनको क्या करना होगा। पार्टी नहीं तो गद्दी नहीं, गद्दी नहीं तो सत्ता नहीं, सत्ता नहीं तो कुछ भी नहीं, सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ जाएगा। ये लालू यादव अच्छी तरह से समझते हैं। राबड़ी देवी माता जी हैं तो नहीं समझ पाती, महिला भावुक होती हैं। रोहिणी आचार्य ने देखिए क्या लिखा, मुख्यमंत्री फिर से विरोधाभासी बातें करते ही सदन में दिखे। सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार चौधरी उर्फ राकेश कुमार मौर्य उर्फ सम्राट कुमार मौर्य, इतने नाम है मुख्यमंत्री के बिहार के, उर्फ उर्फ लगा के कहते दिखे कि उनको बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद है। किस यंत्र थर्मामीटर की मदद से मुख्यमंत्री ने ये माप लिया? क्या कुल आबादी के सभी 14 करोड़ लोगों ने वोट किया? क्या बिहार में 14 करोड़ मतदाता हैं? क्या एनडीए ने सम्राट चौधरी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था? जरूर मुख्यमंत्री जी की याददाश्त के साथ कोई केमिकल लोचा है। ये वो शब्द है जो कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार के बारे में यूज किया जाता था। आगे क्या कहा रोहिणी आचार्य ने, अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अपनी उम्र अपनी डिग्री के बारे में तो बात करते दिखे, पहली बार एफिडेविट भी किसी तरह से सही बोलते देखे सुने गए, मगर अपनी उम्र अपनी डिग्री को सही साबित करते सत्यापित करने के पक्ष में कोई तार्किक तथ्यपरक बात कहने से बचते दिखे। लालू जी द्वारा जेल भेजे जाने की बचकानी बात कहते हुए प्रपंच के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल करने वाले सम्राट चौधरी ये भूल गए कि भाजपा के लोग कहते हैं कि कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया विधि विधान के अनुसार चलती है, किसी के इशारे पर नहीं चलती। आगे वो लिख रही हैं कि मुख्यमंत्री अपने संबोधन में ये दम भरते तो दिखे कि उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर ये बताना भूल गए कि उन्होंने ही नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए मुरेठा बांधकर प्रतिज्ञा ली थी, मगर बिना प्रतिज्ञा पूरी किए मुरेठा खोल दिया। मुख्यमंत्री अपने संबोधन में खुद पर हो रहे पर्सनल अटैक पर तिलमिलाते दिखे, मगर ये भूल गए कि कैसे उन्होंने एक बेटी के द्वारा अपने पिता को किडनी दिए जाने पर बेहद ही ओछी टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री को शायद ये भान नहीं कि राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में पर्सनल जैसा कुछ विशेष नहीं होता, फिर सत्ता किसी की बपौती नहीं, किसी की पाठशाला से नहीं आए, ये तमाम चीजें। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। बिहार की महिलाओं को जरूर ये बताना चाहिए कि क्या सम्राट चौधरी ने किसी की बहन और किसी की बेटी के बारे में जिक्र करके महिला का अपमान किया है या नहीं किया, ये बिहार की महिलाओं को जरूर बताना चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प बात थी जो सीधे सीधे निकल के आई जब तेजस्वी यादव ने कहा, तेजस्वी यादव की मजबूरी देखी, वो बता रहे हैं कि हमारी पाठशाला से निकले हैं। अरे तो दे दो ना, राष्ट्रीय जनता दल के सारे 25 विधायक बिना सर समर्थन दे दे सम्राट चौधरी को। गजब नौटंकी कर रहे थे, तेजस्वी की राजनीति समझ में नहीं आती, लेकिन उसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया।
कि भैया कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता, सत्ता किसी की बपौती नहीं है, तो क्या मोदी आरएसएस की पाठशाला से नहीं निकले शिव जी? पता नहीं क्यों जब ये जवाब वो दे रहे थे ना कि कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता, तो मुझे लगता है कि उसी लाइन में बैठे हुए विजय सिन्हा को बता रहे थे कि ज्यादा भाजपाई भाजपाई मत करो, ज्यादा संगी संगी मत करो, कोई किसी की पाठशाला से नहीं होता, राजनीतिक दल अलग होता है और मैं मुख्यमंत्री हूँ। ये भी कह रहे कि मुझे सबका साथ मिला हुआ है। और जब ये कह रहे थे तब स्पीकर के आसन पर बैठे हुए, क्योंकि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे शिव जी, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो भी थे, उन सबके चेहरे देखने लायक थे। तो सम्राट चौधरी आज उस रूप में थे कि विपक्ष से ज्यादा अपने साथ बैठे हुए लोगों को जवाब दे रहे थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव की प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में क्या बात हुई, कैसे बात हुई, क्या हुई, इसके बारे में कोई डिटेल विस्तार से नहीं बताया गया है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से खबरें आ रही है कि उनके जितने पुराने नेता हैं, उन्होंने एक तरह से कह दिया है, लालू यादव को संदेशा भिजवा दिया है कि तेजस्वी यादव पार्टी को चला नहीं पा रहे। अब अगर पार्टी को उनके करीबी संजय यादव को ही चलाना है तो संजय यादव को ही बना दीजिए कार्यकारी अध्यक्ष। भाई लालू यादव की पार्टी में बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया है? ताकि वो बेटा चला सके लालू यादव की तर्ज पर। अगर बेटे का पीए रहा हुआ एक व्यक्ति जिसको बेटे ने सांसद बना दिया, अगर उसी को पार्टी चलानी है तो फिर दूसरे बेटे को मौका दीजिए, जो कागजों में छोटे हैं लेकिन तकनीकी कागजों में छोटे हैं लेकिन व्यवहारिक में बड़े बेटे हैं। और दो तीन चीजें हैं, आप इस बीच में समझिए। हमने नेताओं में क्या देखा है, मैं सबकी बात करता हूं। मोदी जी का 2014 का चेहरा देख लीजिए और 2025-26 का चेहरा देख लीजिए, आज के चेहरे में चमक आती दिखेगी। क्यों? 144 करोड़ के 12-13 साल तक प्रधानमंत्री रह गए। अरविंद केजरीवाल का पुराना वाला देख लीजिए और आज का अरविंद केजरीवाल देख लीजिए, ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत फिट रहने की कोशिश करते हैं। मैं भी फिट नहीं हूं, पहली बात तो मैं ये भी बता दूं। लेकिन बिहार में काफी लोग कहते हैं कि भैया तेजस्वी यादव करते क्या है, राजनीति में करते क्या है, ना पार्टी चला पा रहे हैं, ना संगठन चला पा रहे हैं, ना सरकार को घेर पा रहे हैं, ना मुख्यमंत्री को घेर पा रहे हैं, विधानसभा में ऐसा भाषण देते हैं जिसमें कोई तेज नजर नहीं आता, पूरे बिहार में पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। जो पुराने नेताओं की छवि होती थी कि बाई रोड सफर करते थे, चुनाव में भी हेलीकॉप्टर से सफर करते, फिर कहते हैं हमने एक दिन में इतनी रैलियां करी। अरे जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 5 साल तक आप सफर नहीं करते हैं। अगर 5 साल तक कोई नेता शिव जी एक एक गांव में चला जाए तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से भागदौड़ में रैलियां करने की जरूरत पड़ती होगी? लालू यादव भी तो किया करते थे एक जमाने में। तो अब पार्टी के अंदर इस बात की सुगबुगाहट है कि तेज प्रताप को पार्टी में लाकर उन्हें कमान सौंपनी चाहिए और कम से कम एक चुनाव तक उनको मौका देना चाहिए। प्रशांत किशोर एक हारने के बाद अब ये लग रहा है कि वो भी तेज प्रताप के साथ आने को तैयार है। तो अगर जन स्वराज, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट और अन्य राजनीतिक दलों का एक गठबंधन बिहार की राजनीति में आकार लेता हुआ नजर आता है तो उसका असर निश्चित तौर पर नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ेगा। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत की। वो तो शुक्र है कि आई पैक से छुट्टी पाली थी प्रशांत किशोर ने, आई पैक की स्थापना करके वो अलग हो गए थे कुछ साल पहले। नहीं तो आई पैक के जिस तरह अधिकारी जेल में, हो सकता है प्रशांत किशोर जेल में नजर आते। चुनावी रणनीतिकार कंपनी को पहली बार टारगेट किया गया है शिव जी। एक एजेंसी ने, केंद्र सरकार की एजेंसी ने एक राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के चुनावी मिशन को, एजेंडे को लागू करने वाले, चुनावी रणनीति बनाने वाले एजेंसी को गिरफ्तार किया है। और सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार किया है कि पश्चिम बंगाल को प्रभावित करना है, उसी एजेंसी को अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश लेकर आए थे शिव जी, कुछ कामकाज सौंपा था, तो वो उत्तर प्रदेश को भी टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर समझ गए कि बीजेपी तो उनका धंधा पानी बंद करवा देगी, नेता वो बन नहीं पाए, राजनीति वो कर नहीं पाए, सीट वो जीत नहीं पाए और चुनावी रणनीतिकार अब बनेंगे कैसे? बीजेपी ने मैसेज दे दिया है कि आ जाओ अब बनाओ चुनावी रणनीति, तुम्हें भी कहीं ना कहीं उठा के जेल में डाल देंगे। तो अब ये समस्या विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए एक अलग तरह की हो गई है। प्रशांत किशोर भी थोड़ा सा समझौता करने को तैयार है। लेकिन अब एक और बात कही जा रही है, ये जो मोदी जी का भाषण लिखने वाली एजेंसी है, ये जो मोदी जी के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने वाली एजेंसी है, बीजेपी का जो कॉल सेंटर हो या कई तरह के सेक्टर चलाने वाली एजेंसी हो अधिकृत तौर पर, और अनधिकृत तौर पर जो ट्रोल मीडिया और ट्रोल आर्मी को जो पैसा वैसा प्रोवाइड करती है ना, 2 रुपए पर ट्वीट और इस तरह से प्रोवाइड करती है शिवजी, वो सब भी डरे हुए हैं कि अब तक तो ये हो रहा था कि सरकार बदलते ही राहुल गांधी, मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार पर कार्रवाई करेंगे। अब तो मोदी ने चुनाव अभियान एजेंसियों पर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी है। तो कनॉट प्लेस में जितने दफ्तर हैं,
नई दिल्ली में जितने दफ्तर हैं वो सब अब टेंशन में आ गए हैं कि भाजपा गई तो उनको भी जाना पड़ेगा, और शुरुआत इसकी बिहार की राजनीति से होगी। अब देखो 4 मई दीदी गई कि नहीं गई, नहीं गई तो केंद्र की सरकार गई, किसका असर किस पर पड़ेगा। तेजस्वी भी इसी फिराक में है, तेजस्वी भी केरल पहुंच गए थे कांग्रेस को हरवाने। सब अपने अपने दांव पेंच पूरे कर रहे हैं, राजनीति में कोई किसी का साथी नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने अल्लावरू को घर में रुकने से रोक दिया, उन्होंने विधानसभा में जाने से रोक दिया। अब किसका क्या कहा जाए, वक्त हालात जब बिगड़ते हैं। मैं तो इसलिए याद दिला रहा हूं कि अहंकार राजनीति में ही नहीं, अहंकार हमेशा आपके सर्वनाश का कारण बनता है, और आपका प्यार, आपका दुलार हमेशा आपको सम्मान दिलाता है। आप ये सोचो, हम किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी से हम राजनीति में नफरत कर रहे हैं तो कहीं फायदा ले लो, कभी नहीं ले सकते। जीत आप तभी सकते हो प्रेम से, सद्भाव से, और हर मौके पर जीतते हो। आज तेजस्वी यादव की बातचीत, उन पर कमेंट करके कभी वो उन्हें बता रहे थे, उनके पिताजी का बता रहे थे कि मोदी को गाड़ देने का जिक्र कर रहे थे। भैया तुम क्या कर पाए, तुम क्या कर पाए? कहां है संजय यादव कि जब मुख्यमंत्री की शपथ लोगे तो किस किस को बुलाओगे? चलिए, हमें तो खुशी इस बात की है कि इस बार विधानसभा में दिखे, विधानसभा में उन्होंने चर्चा की। वैसे तो वे एक तरीके से लापता हो गए थे। तेज प्रताप हारे या जीते, बगदस्तूर अपनी जो बेबाक बातें करते रहते हैं वो करते रहे, वो नहीं रुके। और राजनीति में परिपक्वता बहुत जरूरी है। जैसे परिवार चलाने के लिए परिपक्वता जरूरी है, संस्थान चलाने के लिए परिपक्वता जरूरी है, वैसे ही राजनीति के लिए भी परिपक्वता बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति का स्वरूप तो बहुत विशाल हो जाता है। लोग तरह तरह के आते हैं, रोज धमकाते हैं, हमें मंत्री नहीं बनाओगे तो हम ये कर देंगे, हमें टिकट नहीं दोगे तो हम ये कर देंगे, हमें एमएलसी नहीं बनाओगे तो हम ये कर देंगे, हमें राज्यसभा नहीं भेजोगे तो हम कर देंगे। वहां तो रोज नित नए कारनामे तैयार हैं, और उसके बाद दल को बचाना, फिर खुद को बचाना, फिर दल से निकल के आना, फिर सब कुछ। तो फिलहाल बिहार की राजनीति पर निगाह रखनी पड़ेगी। नीतीश का क्या हाल है संतोष जी, ये बताइए। और तो आपने सबका बता दिया, नीतीश कहाँ है? देखिए, नीतीश को लेकर ये कहा जा रहा है कि भैया वो भी पहले की तरह अपना टाइम पे उठते हैं और सुबह सुबह 9 साढ़े 9 बजे कार्यालय चले जाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, जिस घर पर उनका सामान शिफ्ट हुआ था वहां एक ऑफिस बना हुआ है, वहां जाके लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, सरकार का गठन हो गया, सरकार में 2 डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के हैं, फिर नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि मैं यात्रा पर निकलूंगा बिहार में? निशांत कुमार क्यों यात्रा पर निकलने जा रहे हैं? सरकार अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पसंद से चुना गया है। आज भी सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि मैं नीतीश कुमार के कारण आज बिहार का मुख्यमंत्री हूं। इसके बावजूद भी बाप बेटे दोनों को बिहार की यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। यानी उनको लग रहा है कि भैया उनके साथ गलत हुआ, और बिहार में जाकर वो एक थर्मामीटर से नापना चाहते हैं कि क्या नीतीश कुमार का जादू अभी भी बरकरार है, और दूसरे थर्मामीटर से ये नापना चाहते हैं कि क्या नीतीश का 50% भी जादू निशांत कुमार में आया है। क्या बिहार के लोग, खासतौर से महिला वोटर जो हैं, वो नीतीश कुमार के बेटे के नाम पर निशांत कुमार को देखने के लिए आते हैं? ये जो राजनीति ये कर रहे हैं, ये संशय पैदा कर रहा है। लेकिन फिर बात वही आ रही है कि पार्टी के अंदर से, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर से निकलकर सामने आ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव पहले ना अड़े होते तो शायद बिहार में नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़े होते, और तब राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या 75 से ज्यादा। ये एक बड़ा सवाल है। तो सत्ता और विपक्ष दोनों में देखिए बड़ा बदलाव बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में दिखेगा। ये बात तय मानकर चल लीजिए कि सम्राट चौधरी कब तक
सम्राट चौधरी कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे इसके बारे में फिलहाल नहीं कह सकते, अभी तक तय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये बात बिल्कुल तय है। यात्रा पर आमतौर पर वो नेता निकलता है जो सरकार को पलटना चाहता है, बदलना चाहता है। और दूसरा, विपक्ष की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसमें भी नेतृत्व परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ सोचा जा रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, एक पिता होने के नाते लालू यादव उस समय भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए थे, और लालू यादव आज तक इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जो बेटे ने उनको कहा कि मुझे दीजिए, मैं नतीजा लाके दिखाऊंगा, नतीजा ऐसा लाके दिखाए कि एक विधायक ने बगावत करके एक तरह से वोटिंग नहीं की और उनके खिलाफ तेजस्वी यादव कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। पता है क्यों नहीं कर पा रहे शिव जी? क्योंकि अभी विपक्ष के नेता होने के नाते उनको मंत्री पद की सुख सुविधा मिली हुई है। जैसे ही अपने एक विधायक को निकाल देंगे, 25 से आकर 24 पर आ जाएंगे और तब 10% वाली संख्या कम हो जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में मान्यता प्राप्त विपक्ष का दल नहीं होगा, तो उनसे मंत्री वाली सारी सुख सुविधा छिन जाएगी। जो सिर्फ मंत्री वाली सुख सुविधा के लिए अपने अपमान को और पार्टी के अंदर बगावत को अपने सामने देखने के लिए मजबूर हो, उनसे क्या आप लड़ाई लड़ने की अपेक्षा कर सकते हैं? और वो भी लड़ाई किससे? मोदी और शाह वाली भारतीय जनता पार्टी से। चलिए अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि तेज प्रताप या तेजस्वी, बढ़िया नेता कौन, आरजेडी का कौन होगा खेवनहार, हमें जरूर बताइए। फिलहाल संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।